बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर MGT 211 की मिड टर्म प्रिपरेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का लेक्चर भी अपलोड कर दिया गया है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और साथ ही MGT 211 के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ भी 1 लेक्चर से लेकर 22 तक जो मिड टर्म के अंदर आने हैं उसको भी अपलोड कर दिए गए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ जो है वो बिजनेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। सीक्रेट पार्टनर ये ऐसे नाम से ही ज़ाहिर है, जो सीक्रेट रहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, और ये पार्टनर भी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते। उसके बाद है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर में ये है कि वो मैनेजमेंट का काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग उसको पार्टनर समझते हैं। उसके बाद है सीनियर पार्टनर, जिसका सरमाया जो है वो सबसे ज़्यादा कैपिटल लगा होता है, सब पार्टनर होता है। फिर उसके बाद जूनियर पार्टनर है, जिसका कम पार्टनर सरमाया होता है। मेजर पार्टनर, माइनर पार्टनर, नॉमिनल और डिक्रीजिज पास्टर पार्टनर। फिर उसके बाद है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर में वो लोग होते हैं, ऐसे पार्टनर होते हैं जिनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं या उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और अनलिमिटेड पार्टनर जिनकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पार्टनर जो अभी नए आने होते हैं उस बिज़नेस के अंदर, उन्होंने अपने कैपिटल को या सरमाया को इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद है रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर में कैसे पार्टनर आएंगे जो कि अपने बिजनेस के अंदर उन्होंने अपना सरमाया लगाया, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। वो अपना उसका सरमाया तो लगा रहता है, लेकिन खुद वो अपनी परफॉर्म जो सरगर्मी होती हैं वो नहीं करते। उसके बाद होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इसमें ये होता है कि ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि सिर्फ कहते हैं कि भाई अगर हमें प्रॉफिट ही मिलेगा तो हम हिस्सेदार हैं, अगर लॉस आएगा तो हम हिस्सेदार उसके या पार्टनर नहीं रहते। उसके बाद कॉजी पार्टनर है, इसको हम डिटेल से आगे नीचे देखेंगे। पार्टनर एज ऑस्टिपल। तो ये है पार्टनर्स की एग्जाम। तो ये 18 पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके तमाम तो नहीं आते, लेकिन कुछ आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के हवाले से, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हु आर द कॉजी ऑफ द कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर क्या होता है? अ पर्सन हु हैज द पार्टनर ऑफ द फर्म बट ही नाउ द रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेट। मकसद ये है कि बिजनेस के अंदर वो पार्टनर तो होते हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन उनका जो कैपिटल होता है, उनका जो सरमाया होता है वो बिजनेस के अंदर होता है, और वो कहते हैं कि आप बिजनेस में मेरा जो सरमाया है वो एज ए लोन के तौर पे आप काम करें, और जो उस पर इंटरेस्ट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो मैं उसमें से हासिल कर लूँगा। नेक्स्ट है हु आर द साइलेंट पार्टनर। तो पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसका हिस्सेदार नहीं होता, मकसद उसमें वो काम अपनी परफॉर्म जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं करता, लेकिन पब्लिक जो है वो उसको समझती है कि ये एज ए एक पार्टनर जो है वो काम कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉजी पार्टनर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम है, और साइलेंट पार्टनर भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें ये होता है कि जब भी पार्टनरशिप होती है, मतलब लोग आपस में इकट्ठे मिलकर बिजनेस किसी को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पार्टनरशिप डीड्स है ये टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पे वो काम करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो व्हाट इज मीटिंग? मीटिंग क्या है? व्हेन द मेंबर ऑफ द कंपनी गैदर एट अ सर्टेन टाइम प्लेस आर डिस्कस टू बिजनेस एंड मैनेजिंग अफेयर इन कॉल्ड वेटिंग। तो मीटिंग वो है जहाँ पे लोग इकट्ठे मिल के बिजनेस के हवाले से कोई भी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं या डिस्कस करते हैं मामलात को, तो मीटिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है काइंड्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग की कितनी किस्में हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइंड मीटिंग की दो इकसाम है, एक शेयर होल्डर मीटिंग और दूसरी डायरेक्टर मीटिंग। शेयर होल्डर की फिर तीन इकसाम है, स्टेटरी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है। अब इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा कि मीटिंग की दो एग्ज़ाम हैं, शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर, और शेयर होल्डर की फिर तीन एग्ज़ाम है, स्टेटरी, एनुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्टेटरी मीटिंग क्या है? स्टेटरी मीटिंग इज़ द ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की ज़िंदगी के अंदर जब से वो बनी होती है तो उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा मकसद वो मीटिंग हेल्ड करते हैं, वो तमाम मेंबर इकट्ठे होते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन जो होता है या बिज़नेस के बारे में जो भी इब्तदाई इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में डिस्कस की जाती है। तो ये होता है स्टेटरी मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप अ कंपनी। कंपनी को ख़त्म करने के कितने मोड्स हैं, कितने तरीके हैं? तो उसमें है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, के कोर्ट के ज़रिए आपने ज़रूरी उसको वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है। मकसद कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आपकी जो कंपनी है वो वाइंड अप हो जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर आप जो डायरेक्टर होते हैं, वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं या कंपनी के ऑनर होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। दूसरा है वाइंडिंग अप ऑफ द सुपरविजन ऑफ द कोड, के कोड की ज़ेर निगरानी आप की जो कंपनी है वो वाइंड अप हो जाती है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वो एबिलिटी होती है भी किसी भी इंडिविजुअल की, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के रिस्क जो है उसको अवेल करता है और मुख्तलिफ किस्म की जो फिर अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हासिल करता है। मकसद पहले वो रिस्क लेता है और उसके बाद फिर वो वहाँ से कोई प्रॉफिट कमाता है या मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डेफिनेशंस ऑफ द फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पासेस द राइट ऑफ द अदर पार्टी। इसमें ये होता है कि ये दो पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और जो एक पार्टी होती है वो अपने राइट्स जो है वो दूसरी पार्टी को दे देती है। जैसे फ्रेंच कोका कोला है या कोई भी बाटा सर्विस या कोई भी कॉलेजेस की फ्रेंचाइज होती है, वो दूसरों को अपने ट्रेडमार्क जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है। उसके बाद जॉइंट वेंचर, इसमें ये होता है कि टू और मोर पीपल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इकट्ठा जो है वो बिजनेस करते हैं और उनका जो कैपिटल होता है, उनकी जो शेयरिंग होती है वो भी इक्वल होती है, तो ये होता है जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजी। इसमें कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटजी है, बिजनेस और कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी है। तो ये इसके सिर्फ नाम ही आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ क्वाइट सिंपली फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं और वहाँ से तलाश करते हैं कि आपकी नीड क्या है और फिर उसको पूरा करते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, तो इसको मार्केटिंग कहते हैं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और कभी कभी इसकी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको दे दिया जाता है एज ए टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी लिखें। तो ये इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो उसमें सबसे पहले है टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी, इट इज़ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट इट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़े, वो उसको वो चीज़ उस वक़्त हासिल हो जाए, तो वो उसको टाइम यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीज़ उसको उसी जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो उसको प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप यूटिलिटी। तो इसमें ये होता है कि कोई भी ओनर जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो है वैल्यू मुतय्यन कर लेता है और कस्टमर जो है वो उस वैल्यू को हासिल करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो ओनरशिप को दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं ओनरशिप यूटिलिटी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फॉर्म यूटिलिटी। तो इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी के अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं जो कि कोई भी कस्टमर जो है वो उसको चाहता है कि ये चीज़ जो है मुझे इस शेप में मिलनी चाहिए, तो वो उसको उस शेप में मिले, उसका साइज़ ये होना चाहिए, उसमें कलर ये होने चाहिए, उसका ये फंक्शन होना चाहिए, उसका ये स्टाइल होना चाहिए। तो जो कस्टमर की ख्वाहिश होती है, अगर उसके मुताबिक, उस शेप के मुताबिक या उस जैसी चीज़ बना के अगर आप सेल करेंगे, तो वो फॉर्म यूटिलिटी के अंदर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 लेक्चर और हमने 1 लेक्चर से लेके 22 लेक्चर तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार मिड टर्म के पेपर के अंदर एज़ ए एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमने उसको देखे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके मिड टर्म पेपर की तैयारी के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर फिर भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी ज़रूर रहनुमाई की जाएगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आखिर पे फिर रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट फाइनल टर्म की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आपके साथ इंशाल्लाह रवाबत ज़रूर होगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।